नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और टीकाकरण के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति चाहता है। कोर्ट ने कहा कि कोविड संबंधित मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट का सुनवाई करना किसी तरह का भ्रम पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पर स्वतः संज्ञान के मामले में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। साथ में कोर्ट ने कहा है कि वो कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाईकोर्ट की न्यायिक शक्ति को भी जांचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन, दवाओं की आपूर्ति और टीकाकरण पर नेशनल प्लान क्या है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में 3,14,835 कोविड-19 के नए संक्रमित सामने आए हैं, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल मामले बढ़कर 1,59,30,965 हो चुके हैं। 15 अप्रैल से भारत में लगातार 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच वायरस के कारण 2,104 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,84,657 हो चुकी है। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक ही दिन में 2,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं पूरे देश में वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार चाहे अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट की हम बात करें या फिर आज देश के सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, लगातार उनकी जो चिंता है वो देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगाने का आदेश सरकार को दिया था, लेकिन सरकार उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलग अलग तरीके से जो हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण पर, उससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। और साथ में यह भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि केंद्र सरकार के पास नेशनल प्लान क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर और साथ में वैक्सीनेशन को लेकर। ये तमाम जो स्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है उन तमाम चीजों को लेकर और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उमेद सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। उमेद जी, सबसे पहली बात यह कि जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको लेकर संज्ञान भी लिया है। नेशनल आपका जो प्लान है उसकी जानकारी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही है केंद्र सरकार से? ये देखिए, पूरी तरह से अभी तो एकदम पूरा सरकार पूरी तरह से एकदम चुस्त दुरुस्त है और पूरी तरह से इनको जो है अभी ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर जगह ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो गया है, काफी सॉल्व हुआ है। और जो अफरा तफरी मची थी हर प्रदेशों में जो है पेशेंट को न लिए जाने की, उसकी भी पूरी तैयारी हो गई। हर हॉस्पिटल में सरकारी के स्टाफ भी बैठा दिया गया, टीम जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। तो अभी तो स्थितियां जो है काफी कंट्रोल होना शुरू हुआ है। जो ये सब चीजें जो है काफी चीजें प्रॉब्लम आई थी अचानक, क्योंकि ये लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि वैक्सीन लगाने की डिमांड ये पहले से हो रही थी कि सभी को लगे। अब 1 मई से क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी इजाजत दे दी है, तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या किस तरीके से इसको लेकर रणनीति बनाई है? इसकी पूरी तरह से जो नीचे से सीएससी, एएससी और इस तरह से हमारे सारे सेंटर होते हैं सीएमओ के अंडर में, जो गांव के सेक्टर से लेकर के और जिले तक के सारे जो है बने होते हैं सेंटर। तो सारे सेंटरों की पूरी तैयारी शुरू हो गई और सब जगह पे लग भी रहे हैं। अब 1 तारीख से उस पे जो है पूरी तरह से वो एक साथ ही चलना है और सारी प्रोसीडिंग वही होना है। और हमारे सारे जो है सारे स्टाफ जो है वो पूरी तरह से सक्षम है उसमें। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम जो आई शुरू में वो केवल अफरा तफरी का माहौल हुआ और एकदम से जो है ये वेव आया, सेकेंड वेव, और उससे लोगों में घबराहट मची। एकदम से ताबड़तोड़ अचानक इतनी बड़ी जो है वो आ गया, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए
कि उसमें जो है घबराहट मची। बाकी अब ऐसी दिक्कतें नहीं आनी है, वो सारा बड़ा सुचारू रूप से 1 मई से 18 से के ऊपर वालों से शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चलेगा। उमेश जी, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्वास्थ्य विभागों में जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अप्रैल के अंतिम जो सप्ताह होगा वो पीक होगा और मई का जो पहला सप्ताह होगा वो पीक होगा भारत के अंदर। तो क्या उन तमाम चीजों को भी सरकार के जहन में, उस तमाम चीजें हैं उसको लेकर भी कोई तैयारी? निश्चित तौर पे देखिए, पूरा देश हिल गया आज, पूरी दुनिया का आज विश्व का नंबर 1 पे जो है सबसे बड़ी महामारी आज हिंदुस्तान में है और पूरा दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। तो निश्चित तौर पे उसी तरीका से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मीटिंग लिया, खुद बैठक किया और खुद देश को भी बताया और खुद इसके ऊपर रात दिन पूरी तरह से तैयारी में लग गए हैं। तो अभी जो है उस पे पूरा बड़े सुचारू रूप से, बड़े सुचारू ढंग से इस पे कंट्रोल किया जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब सब चेतन हो गए हैं और सब पूरी तरह से जो है एक्टिव हो चुके हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम चौधरी साहब नहीं आएगी मेरी ख्याल। एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ये हालात अचानक से कैसा पैदा हुए कि कुछ राज्यों में तस्वीरें ऐसी आने लगी कि वहां ऑक्सीजन नहीं है, कुछ जगहों पर ये शिकायतें आने लगी कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। क्या वजह आपको नजर आती है? हाँ, ये दिक्कतें हुई है। असल में इस तरह से अफवाहें बड़ी तेजी से फैलाई गई और वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में जबकि तुरंत कमेटी भेजी गई जांच की, तो उनके पास था 2-3 दिन का स्टॉक था, स्टॉक में काफी अच्छी तादाद में था और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, जो काफी जो है वैक्सीन खराब भी हो गई वहाँ बहुत बड़ी परसेंटेज में। तो वो सब बड़ी लापरवाही हुई कुछ जगह। अच्छा, उसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाने के बजाय बड़ा सिंपली उसको जो है कंट्रोल किया जाता और बेहतर था। लेकिन उसमें हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ये पूरे देश के जो है जनता घबरा गई कि हो क्या रहा है और उसमें इतना अफरा तफरी मच गई कि लोग लूटना शुरू कर दिया। कल रात में एक हॉस्पिटल में डकैती जैसे पड़ करके और वहाँ के जो है सिलेंडर और वो दवा भी लूट ली गई है, वैक्सीन भी। तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो गया, चारों तरफ से अफरा तफरी मची। ये केवल जो है ये अलग अलग आरोप प्रत्यारोप के कारण हुआ। इस पे बहुत सिंपली, बहुत साधारण से, बहुत अच्छी तरीके से, बड़ा सूझबूझ से काम करने की जरूरत थी। ये हवाबाजी और इसके ऊपर बहुत बड़ा करने के लिए, अफवाह उड़ाने की नहीं, ये अफवाहों का दौर था जो उस समय बड़ा लोग हिल गए। और निश्चित है कि स्थितियां भी है उस तरह से कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमित इस समय भारत है। तो आज जो है उस पे लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से पिछली बार जब आया है ये बीमारी और हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं थी और फिर भी बहुत अच्छी। अंतिम कमेंट सर, 10 सेकंड आपके पास। लोगों से क्या अपील आप करेंगे बढ़ते संक्रमण के बीच में? अंतिम कमेंट। जी उमेश जी, क्या अपील आप लोगों से करेंगे? मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बच्चों से, पूरे भारत के देशवासियों से निवेदन है, अनुरोध है कि वो अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं, खुद जो है अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके लिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हाथ सफाई करना, धुलना थोड़ी देर से, जो भी सुविधाएं हैं ये करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जो तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करना। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उमेश जी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए झूठे उत्सव और खोखले भाषण की नहीं बल्कि समाधान की जरूरत है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और कहा कि घर पर क्वारंटाइन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। झूठे उत्सव और खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार की नीतियों पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। कोरोना टीके की नई नीति के विरोध में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने सरकार की नीति को
मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए बदलाव की मांग की है। सोनिया गांधी का आरोप है कि कोरोना टीका की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ दिया है। सोनिया गांधी ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा टीके के अलग अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए हैं और पूछा कि एक ही टीके की अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। इस नीति से लोगों को ज्यादा कीमत देनी होगी और राज्य सरकारों को भारी वित्तीय क्षति होगी। ऐसे संकट में भी मुनाफाखोरी की इजाजत केंद्र सरकार कैसे दे सकती है? First of all, you cannot deal with this problem with a virus with arrogance. You have to deal with it with humility, and you have to deal with it with the assumption that it is smarter than you, faster than you, and will move much more effectively than you can. So the first problem has been this constant declaration of victory on the behalf of the government and also a sense of arrogance on the behalf of the government. और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अली भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सर, पहला कमेंट में ये लेना चाहूंगा कि आज जो देश में हालात हैं वो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? केंद्र की जो तमाम जो नीतियां इसको लेकर बनी हैं उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ है। कल परसों देश के प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस किया, मैंने उस पर अपना रिएक्शन भी दिया था। ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कोई सरकार चल रही है। दिल्ली जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और जो मेडिसिन है उस पे ब्लैक है। जो 3,000 रुपए की चीज है वो 50,000 रुपए में बिक है। क्या कर रही है भारत सरकार? बेड्स नहीं है, लोग मर रहे हैं। हर रोज कितने लोग फोन करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते, मदद नहीं कर पा रहे। और देश का प्रधानमंत्री आता है और भाषण देता है कि जनता को ये करना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। शर्म की बात है। स्टेट गवर्नमेंट से भी बात टीवी के जरिए होगी, मुख्यमंत्रियों से भी देश का प्रधानमंत्री टीवी के जरिए बात करेगा। कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं था प्रधानमंत्री का जिससे देश के लोगों को सुकून मिल सकता। प्रधानमंत्री को चाहिए था बताते कि कब तक ऑक्सीजन आ जाएगी, कब तक वैक्सीन आ जाएगी। आज वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट 400 रुपए में और प्राइवेट हॉस्पिटल 600 रुपए में। शर्म की बात। इस मारामारी के अंदर और विदेश के अंदर आपने मुफ्त दे दी वैक्सीन। यही आपकी देशभक्ति है? ऐसा लगता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री हमारा अपना प्रधानमंत्री है। हमें तो ऐसा लगता है कि देश के लोगों का लहू चूसना चाहती है ये भारत सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। अब वैक्सीन इतनी कीमत पे मिलेगी? क्या इनके सीने में धड़कने वाला दिल पत्थर का हो गया है? तकलीफ भी होती है, अफसोस भी होता है। लेकिन क्या वजह आपको नजर आती है सर? 1 साल का लंबा वक्त मिला, क्या लग रहा है कि सरकार ने उसको लेकर कोई तैयारी नहीं की या अपनी सिर्फ पीठ थपथपाने में लगी रही? देखिए, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, बल्कि जो मेरी मालूमात है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बेड्स कम कर दिए गए। जबकि आप देख रहे थे ब्राजील में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। आपके हवाई जहाज आ और जा रहे थे। आपको इतनी फारसाइटेडनेस नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है कि हम इससे मुकाबला कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब कोरोना शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी में, तो ट्रंप की स्वागत के अंदर, नमस्ते ट्रंप के अंदर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं की। आपने गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप किया था, जिससे ये कोरोना फैला था। जो कुछ देश के अंदर हो रहा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारत सरकार जिम्मेदार है। आज आदमी घबराया हुआ है, डरा हुआ है। कितने लोग हैं? अभी सुबह खबर आई, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारी पार्टी के यहाँ दिल्ली के, उनकी डेथ हो गई जी। सीपीएम के नेता येचुरी, उनका बेटे की डेथ हो गई।
हर रोज इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं, और वो सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि हालात लगातार गंभीर होते नजर आ रहे हैं। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें जारी हैं। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार प्रदेश को 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। केंद्र ने इसे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तय कर दिया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा तय करती है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारा ऑक्सीजन बाहर से ही आता है, यानी कि दूसरे राज्यों से आता है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजने पर रोक लगा दी है। राज्यों ने कहा कि दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के ट्रक नहीं जाने देंगे। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2 से 3 दिन में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारा ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ा है, उसमें काफी ऑक्सीजन ओडिशा से आनी है। बढ़े हुए कोटे से ऑक्सीजन को दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाई जाए। ये बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बट गए तो भारत नहीं बच पाएगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम दूसरे राज्यों को दे देंगे। आईसीयू बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भाई 7000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दीजिए। अभी उन्होंने 2000 के आसपास दिए हुए हैं, तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, तो दिल्ली का ये काम चल जाए। बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली में देखो पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है। अभी सभी राज्यों की एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो सब जगह थोड़ी करके भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफ़ी बड़ी संख्या में बेड।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुशील गुप्ता जी, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली की स्थिति अभी मौजूदा कैसी है संक्रमण को लेकर। देखिए, दिल्ली की स्थिति अभी नाजुक दौर से गुजर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, हालांकि केंद्र सरकार ने 100 टन बढ़ाने की बात की है, परंतु अभी भी हरियाणा और यूपी सरकार उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। हमने अपील भी की है कि केंद्र सरकार इस पे इंटरवेंशन करे और दिल्ली की जो ऑक्सीजन को निर्बाध गति से यहाँ पर आने दे। हॉस्पिटल के अंदर आज की तारीख के अंदर ऑक्सीजन का बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है, कुछ हॉस्पिटलों में खत्म होने की कगार पे है। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना शेप ले ले और उसके बाद हरियाणा और यूपी की सरकारें जाए। सुशील जी, क्योंकि लगातार आपके पास जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यकीनन बहुत तरह की मदद की जरूरत होगी, तो किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं सरकार में होने के नाते भी, और अपने निजी तौर पर किस तरीके की शिकायतें आपके पास आ रही हैं? शिकायतें तो जनरली हॉस्पिटल्स में बेड हैं, परंतु इस समय हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी के कारण दाखिला देने की स्थिति के अंदर नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रू मोटो इस पे संज्ञान लिया। केंद्र सरकार ने भी देर से ही सही परंतु 100 टन ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, जो हमारी रिक्वायरमेंट हालांकि 3 गुना थी। परंतु इस सरकार से अनिल विज जी बयान दे रहे हैं कि हम पहले हरियाणा की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, उसके बाद कहीं जाने देंगे। हरियाणा की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इसमें हमारा कतई वो नहीं है, परंतु दिल्ली का जो कोटा है, दिल्ली का अपना कोटा है, उससे ऑब्स्टिकल क्यों लगे? इसी प्रकार मैं योगी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली का अपना कोटा है, दिल्ली आपके हिस्से से कुछ नहीं लेना चाहता, ना हरियाणा से ना। हालांकि मानवता के आधार पर अगर आपके पास एक्सेस है तो आपको यहाँ पे भेजनी चाहिए, परंतु हम तो अभी ये बात करें जो हमारा अपना कोटा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने 100 टन उस कोटे को आज बढ़ाया भी है, अरविंद केजरीवाल जी ने उस बात का शुक्रिया भी किया, परंतु केंद्र सरकार का जब तक इंटरवेंशन इसके ऊपर नहीं होगा, मुझे लगता है कि जो इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति स्टेट ले रही है, मनुष्य की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुना सुशील गुप्ता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमें राज्यों में नहीं बंटना है, अगर आज हम राज्यों में बंट गए तो ये देश नहीं बच पाएगा। क्या लग रहा है कि क्या भेदभाव किया जा रहा है दिल्ली के साथ? देखिए, दिल्ली और हरियाणा या यूपी कोई अलग नहीं है जी। अगर हम एक इस देश के लोग हैं और एक दूसरे राज्य में हर रोज लाखों लोग आते जाते हैं, एक दूसरे राज्य में परिवारों के लोग रहते हैं, एक दूसरे राज्य में अपने व्यापार हैं, तो ऐसे एक दूसरे राज्य के अंदर नौकरियां करते हैं, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की दृष्टि से, हेल्थ केयर की दृष्टि से हम अलग से नहीं सोच सकते। दिल्ली के हॉस्पिटल में हरियाणा और यूपी के मरीज बहुत हैं। बिल्कुल। मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा, कम से कम दिल्ली वालों के लिए नहीं तो हरियाणा वालों के लिए, यूपी वालों के लिए आप इस बात को सोच लें। बिल्कुल, बल्कि मैं उस बयान का भी जिक्र करना चाहूंगा सुशील गुप्ता जी, जो हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में संक्रमण नहीं है, जो अब संक्रमण लोग नए आ रहे हैं वो दिल्ली की वजह से आ रहे हैं। इस तरह के जो बयान दिए गए, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप उन पर? देखिए, इन्होंने पहले भी कहा था कि दिल्ली के बॉर्डर पे खाइयां खोद दो, आज भी उन्होंने ये कहा कि हमारा टैंकर लूट लिया। ये भूमिका बनाते हैं पहले से। देखो, टैंकर उस नाम का, अगर आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली में केंद्र सरकार की पुलिस है, अगर लूट लिया तो एफआईआर दर्ज होती। टैंकर कौन सा था, उसका क्या नंबर था, कहाँ लूटा? गृह मंत्री के पद पर बैठ के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे आप, और उसके अंदर ऐसी बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और आज ऐसी स्थिति में जहाँ मनुष्य मरने के कगार पे खड़ा हुआ है, संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है, संपूर्ण देश के अंदर कोरोना एक सुरक्षा की तरह मुंह बाए हुए फैल रहा है, तो इस समय देश में 3 लाख से ऊपर केस प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश को ही करना होगा और पूरे देश को कोरोना से बचाना होगा, और हम सबको मिल के लड़ना होगा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उसके अंदर 1% की संख्या नहीं है। सुशील जी, क्या लोगों का जो समर्थन है, लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? दिल्ली वालों का सहयोग, जो आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या वो लोग पालन कर रहे हैं? लोग, मैं दिल्ली की जनता का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने संकट के समय में बहुत संयम के साथ दिल्ली के लोग रह रहे हैं। इस खतरे को भांपते हुए भी उनको अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा विश्वास है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी स्थिति को मैनेज करेंगे, और वो मैनेज कर भी रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक संदेश के रूप में अगर हम कहें, क्या अपील आप उन लोगों के लिए करेंगे जो लगातार अभी भी घूम रहे हैं या जो पालन नहीं कर रहे हैं? उन ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर?
मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बगैर जरूरत के, बगैर बहुत ही आवश्यकता के घर के बाहर ना निकले, नियम का पालन करें। इस समय कोरोना बहुत गंभीर विकराल रूप ले चुका है, बच्चों तक को ये कोरोना हो रहा है। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत इस कोरोना के अंदर पड़ रही है। पहले जो कोरोना आया था उससे कई गुना गंभीर और कई गुना ज्यादा कोरोना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको मिलकर सरकार के द्वारा बताए गए, डॉक्टरों के द्वारा बताए गए रास्तों को अपनाना होगा। डबल मास्क के बिना बाहर जाने में पाबंदी होगी। मैं सिंगल मास्क की बात नहीं कर रहा, मैं डबल मास्क की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और 2 गज की दूरी जरूर बना कर रखनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में मैं ये भी कह सकता हूँ कि कम से कम ऐसा आप जरूर व्यवहार और बर्ताव अपने घर के अंदर भी करें कि कोरोना की एंट्री वहां पे ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो दिल्ली में कदम उठा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल दिल्ली में है वो क्या हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से हो रही है। साथ में उन्होंने आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने उम्मीद जताई है उन तमाम लोगों से भी जो अभी भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो तमाम निर्देश बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उनसे भी उन्होंने अपील की है, उनसे कहा है कि निर्देशों का पालन करें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें अगर बहुत जरूरी काम है तो। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।